नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 24। अर्थात इसके 23 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उनको नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 651 से 700 तक के क्वेश्चंस को। तो आज की इस वीडियो में होने वाले पूरे 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 651 है, इनमें से कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल ऑफ लाइफ होता है। इनमें से कौन सा कैपेसिटर है जिसमें कम सेल ऑफ लाइफ होता है। ऑप्शन ए दे रखा माइका कैपेसिटर, बी दे रखा सेरेमिक कैपेसिटर, सी दे रखा पेपर कैपेसिटर, डी दे रखा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इसमें से कौन सा कैपेसिटर है जिसका कम सेल ऑफ लाइफ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना है सभी को आंसर। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है जिसका कम सेल ऑफ लाइफ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है। इनमें से क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है, दो रोटर विपरीत दिशा में घूमते हैं। बी दे रखा है, स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग होता है। सी दे रखा है, रोटर में दो समानांतर वाइंडिंग होते हैं। डी दे रखा है, स्टेटर में दो सीरीज वाइंडिंग होते हैं। तो एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में इनमें से क्या होता है। फटाफट से आंसर बताना है। इन ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटर में दो समानांतर वाइंडिंग होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, रोटर में दो समानांतर वाइंडिंग होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोगिंग इनमें से किससे संबंधित है। कोगिंग है वह किससे संबंधित है। इंडक्शन मोटर से, कंपाउंड मोटर से, सॉरी कंपाउंड जनरेटर से, सी दे रखा है डीसी सीरीज मोटर से, डी दे रखा है डीसी शंट मोटर से। तो कोगिंग इनमें से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रेरण मोटर से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ऐसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप किस स्थिति में रहता है। अंधेरा, पूर्ण रोशनी, हल्का रोशनी, चमक नहीं होगी। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर एक ऐसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया लैंप क्या स्थिति में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह फुल लाइट के साथ जलेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्ण रोशनी देगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात क्या होता है। प्रतिघात, पावर रेटिंग, पावर फैक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी परिपथ में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, शक्ति गुणांक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है। कोर लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, विंडेज लॉस। राइट आंसर बताइए फटाफट से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संधारित्र लेटर कोड 473 जे में अक्सर जे क्या इंगित करता है। इस जे का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लायर, सहनशीलता, तापमान गुणांक या संधारित्र का प्रकार। तो आपको इस जे का मतलब बताना है क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहनशीलता होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब विद्युत प्रवाह किसी चालक विलयन से गुजारा जाता है तो घोल का रंग में बदलाव होता है। किसके कारण होता है। विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव, विद्युत का तापीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो जब किसी प्रवाह में चालक विलयन से गुजारा जाता है, प्रवाह विद्युत प्रवाह क्या गुजारा जाता है, चालक विलयन से, तो उस घोल का रंग में बदलाव होता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का रासायनिक प्रभाव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी एम्पलीफायर में अच्छी वोल्टता हो तो निम्न इनपुट प्रतिरोध के साथ करंट व पावर प्राप्ति को किस वाक्यांश से संदर्भित किया जाता है। कॉमन एमिटर से, कॉमन बेस से, कॉमन ड्रेन से या कॉमन कलेक्टर से। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन एमीटर से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दे रखा है एससीआर के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग प्लस लगाई जाती है? इनमें से किस पर ट्रिगरिंग प्लस लगाई जाती है? एमीटर पर, एनोड पर, कैथोड पर या गेट पर? राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? तापमान कम करना, न्यूट्रॉन की गति धीमी करना, प्रतिक्रिया नियंत्रित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त होता है? प्लास्टिक, रबर, कागज, वार्निश, कैम्ब्रिक। तो इनमें से मोटर के लिए कौन सा टेप उपयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्निश कैम्ब्रिक टेप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता? इनमें से कौन सी धातु है जिसका फ्यूज तार में उपयोग नहीं ले सकते हैं? एल्यूमिनियम, लेड, तांबा या स्टेनलेस स्टील। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इनमें से फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं होता है स्टेनलेस स्टील। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा बेलास्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें जुड़ा बेलास्ट कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए दे रखा शुरुआत में निम्न वोल्टेज तथा कार्यशील वोल्टेज को निम्न मान पर कम करना। बी दे रखा शुरुआत में निम्न वोल्टेज और कार्यशील धारा को कम करना। सी दे रखा शुरुआत में उच्च वोल्टेज और कार्यशील धारा में वृद्धि करना। डी दे रखा शुरुआत में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना। तो बेलास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है ट्यूबलाइट में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुरुआत में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक क्वाइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है? लैंप अधिक चमकदार हो जाता है। बी दे रखा लैंप फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। सी दे रखा लैंप सामान्य रूप से प्रकाशमान होता है। डी दे रखा लैंप धीमा हो जाता है। तो किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक क्वाइल को अगर शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर, शंट जनरेटर, बूस्टर या मोटर। तो क्या कहा जाता है इसे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे कहा जाता है बूस्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए दे रखा विद्युत वाहक बल, बी दे रखा सामग्री की प्रकृति, सी दे रखा लंबाई, डी दे रखा तापमान। तो इनमें से रेजिस्टेंस किस पर निर्भर नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा ईएमएफ पर, अर्थात विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा किसी डीसी शंट मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण क्या होगा? अति उच्च, निम्न, शून्य या उच्च। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों डीसी शंट मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण होता है उच्च। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर के समानांतर कारण के लिए मुख्य शर्त कौन सी है? समानांतर में चलाने के लिए मुख्य शर्त कौन सी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है दोनों जनरेटर की क्षमता समान होती है। बी दे रखा फील्ड क्रिटिकल प्रतिरोध एक समान होनी चाहिए। सी दे रखा दोनों जनरेटर की पोलरिटी एक समान होनी चाहिए। डी दे रखा दोनों जनरेटर की अधिकतम क्षमता एक समान होनी चाहिए। तो अगर दो जनरेटरों को समानांतर में चलाएंगे तो इसके लिए मुख्य शर्त क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों जनरेटर की पोलरिटी एक समान होनी चाहिए। ध्रुवता क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सा एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए? ऑप्शन ए दे रखा आर्मेचर कोर ठीक से परतदार नहीं है। बी दे रखा जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है। सी दे रखा आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम से कम अधिक है। डी दे रखा गलत ब्रश की स्थिति। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट चुंबकता होने का मुख्य कारण होता है जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की इनपुट स्थिर रखी जाए किंतु एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है केवीए लीडिंग हो जाएगा, बी दे रखा है केवीए लैगिंग हो जाएगा, सी दे रखा है केवीए परिवर्तित हो जाएगा, डी दे रखा है लोड का पावर फैक्टर स्थिर रहेगा। तो इनमें से क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवीए लैगिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा विभिन्न जनरेटिंग स्टेशन निम्न प्राइम मूवर प्रयोग करते हैं। कौन सा प्राइम मूवर प्रयोग करते हैं। स्टीम टरबाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन, गैस टरबाइन या डीजल इंजन। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से फटाफट से बताइए। जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उत्पादन केंद्र स्टेशन उनमें प्राइम मूवर कौन सा प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजल इंजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है एडमिटेंस का विपरीत होता है क्या होता है। रेजिस्टिव, इंपीडेंस, रिएक्टेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एडमिटेंस का विपरीत क्या होता है इनमें से। तो दोस्तों एडमिटेंस का विपरीत होता है इंपीडेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा प्रतिबाधा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक के सतह पर ऑक्साइड घुलने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का क्या कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं। सोल्डर, सोल्डरिंग बिट, बाइंडिंग एजेंट या सोल्डरिंग फ्लक्स। तो उसको क्या कहते हैं वो घुलने वाले पदार्थ को। राइट आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग फ्लक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा मल्टीमीटर से क्या नहीं नापा जा सकता है। इनमें से क्या नहीं मापा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी को, धारा को, प्रतिरोध को या वोल्टेज को। तो मल्टीमीटर से किसको नहीं मापा जा सकता है इनमें से नहीं को बताना है। फटाफट से बताओ किसको नहीं मापा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी को नहीं मापा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी से किसको नहीं मापा जा सकता है आवृत्ति को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा जब नापी जाने वाली धारा का अनुमान नहीं हो तो मापन प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात जब नापी जाने वाली धारा का मान क्या हो अनुमान नहीं होता है तो मापन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा न्यूनतम माप सीमा से, बी दे रखा मध्यम माप सीमा से, सी दे रखा उच्चतम माप सीमा से, डी दे रखा किसी भी माप सीमा से। तो कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम माप सीमा से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कब विद्युत वाहक बल वोल्ट होता है। इसमें प्रयुक्त विद्रोहक क्या होता है। इसका विद्रोहक बताना है। मैग्नीज, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट होता है और इसका विद्रोहक बताना है। आपको क्या बताना है विद्रोहक बताना है। फटाफट से बताओ क्या होता है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से आसूत जल विद्युत का क्या होता है। आसूत जल होता है वह विद्युत का क्या होता है। चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है या अतिचालक होता है। क्या होता है इनमें से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचालक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से घन कोण को किस में मापा जाता है। घन कोण होता है उसको किस में मापा जाता है। डिग्री में, स्टेरेडियन में, रेडियन में, इनमें से कोई नहीं। तो घन कोण को किस में मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है किसका बना होता है। नाइक्रोम का, टंगस्टन का, पीतल का या तांबा का। तो सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा तांबा का बना होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है। कैडमियम बोरेट, जिंक सिलिकेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट या जिंक बेरिलियम सिलिकेट। तो इनमें से हरे रंग का प्रकाश रोशनी कौन सा देता है, कौन सा पदार्थ देता है लैंप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सिलिकेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक का, टिन का, एंटीमनी का या कॉपर का। तो इनमें से किसका प्रयोग करते हैं।
राइट आंसर हो जाएगा एंटीमनी का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसमें ताप परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है? निकल, नाइक्रोम, मैग्नीन या प्लेटिनम? राइट आंसर बताओ किसमें अगर प्रतिरोध में परिवर्तन होता है तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ताप में परिवर्तन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीट के प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस, अर्थात प्रतिरोध कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, संधारित्रों को कभी भी किसमें कूटबंद नहीं किया जाता है? नैनोफेरेड में, फेरेड में, किलोफेरेड में, पिकोफेरेड में या माइक्रोफेरेड में? तो इनमें से किसमें कूटबद्ध नहीं किया जाता है, अर्थात इसकी माप सीमा किसमें नहीं लिखी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोफेरेड में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन की यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? हिस्टैरिसीस हानि, वायु घर्षण हानि, एडी करंट हानि या आर्मेचर हानि? तो डीसी मशीन की यांत्रिक हानि के लिए निम्न में से क्या आता है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु घर्षण हानि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी श्रेणी की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? डीसी श्रेणी मोटर होती है, उसकी चाल किस पद्धति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा, क्षेत्र डाइवर्टर विधि द्वारा, बी दे रखा आर्मेचर डाइवर्टर द्वारा, सी दे रखा क्षेत्र कुंडलियों को समानांतर करके, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो इनमें से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसकी चाल को नियंत्रित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, प्रेरण मोटर होती है, उसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं? 3, 4, 5 या 6? राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों स्लिप रिंगों की संख्या होती है 3। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 220 वोल्टेज डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है, तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा? शंट फील्ड करंट का मान ज्ञात करके बताना है, अर्थात आपको आई ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से बताना है, फटाफट बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जिसमें आपको वोल्टेज भी दे रखा है वो प्रतिरोध भी दे रखा है। तो दोस्तों ज्ञात कैसे करेंगे? आई बराबर वी बटे आर। वी का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्टेज, तो 220 बटे 440, इसको जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी शंट मोटर के टोरक और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? रेखिक, परवलयीय, आयताकार, परवलयीय या संतृप्ति एक परवलयीय और बाद में रेखिक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डीसी शंट मोटर के टोरक और आर्मेचर करंट की विशेषता बतानी है, इनमें से कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखिक होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित किससे किया जा सकता है? लेंज का नियम, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम या पास्कल का नियम? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की अंगुली किसको दर्शाती है? बीच की अंगुली होती है वह किसको दर्शाती है बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में? ऑप्शन ए दे रखा वोल्टेज को, बी दे रखा फील्ड चुंबकीय फील्ड को, सी दे रखा कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाले करंट की दिशा को, डी दे रखा बल की दिशा को। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली किसको दर्शाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाले करंट की दिशा को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, टर्बो अल्टरनेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है? योक, ब्रश, आर्मेचर या पोल? तो टर्बो अल्टरनेटर होता है
उनमें कौन सा हिस्सा घूमता है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा पोल घूमते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से क्या विद्युत करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है? तापीय प्रभाव का इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं करता है विद्युत करंट के? गीजर, वैक्यूम क्लीनर, फिलामेंट लैंप या इलेक्ट्रिक फर्नेस? राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांजिस्टर के आधार में किस आकार का सिग्नल डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? त्रिकोणीय, समलंबाकार, स्क्वायर प्लस या साइन वेव? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या वाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? इनमें से सबसे कम किस वाइसिंग को पसंद किया जाता है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, एमीटर बाइसिंग, बेस बाइसिंग या कलेक्टर बाइसिंग? तो इनमें से किसको कम पसंद किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बेस बाइसिंग को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुनी धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज कौन सा होता है? किटकैट फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, एचआरसी फ्यूज या इनमें से कोई नहीं? तो 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुनी धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज कौन सा होता है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा एचआरसी फ्यूज, जिसे हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक BZ 148 अर्धचालक उपकरण में दूसरा अक्षर Z क्या इंगित करता है? ये जो Z चिन्ह है यह किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है डिटेक्शन डायोड, बी दे रखा है कंट्रोल रेक्टिफायर, सी दे रखा है गन डायोड, डी दे रखा है जीनर डायोड? तो ये Z क्या इंगित करता है इनमें से? फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीनर डायोड को दर्शाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है विद्युत टेस्टर, उसमें किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है? ताप दीप्त, पारद, नियोन या कार्बन? राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इनमें से? कौन सा बल्ब प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन बल्ब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से समलयन जलाई का उदाहरण कौन सा है? प्रतिरोध जलाई, कुट्टित जलाई, आरक जलाई या दास युक्त ताप जलाई? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इनमें से संलयन जलाई का उदाहरण है आरक जलाई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।